अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहले तंत्रिकाएं न्यूरॉन कहाँ बने। जो माइलिन आच्छादित होता है वो ग्लाइकोलिपिड का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव अणु से भी संबंधित है। अब जो बाइपोलर है ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? रेटिना में, घ्राण उपकला में, स्वाद कलिका। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है बच्चों। हेलो बच्चों, आज इस सेशन में आप तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में आप सभी जानते हैं कि जो तंत्रिकाएं हैं वो हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण करती है। आप चाहे लिखने का कार्य करिए, पढ़ने का कार्य करिए, दौड़ने का काम करिए, हर काम में आपके मस्तिष्क का, आपकी तंत्रिकाओं का योगदान है। तो यहाँ आज हम वन शॉट में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यहाँ शुरुआती हम एनसीईआरटी के पैराग्राफ से करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा शरीर है ये बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में एक समन्वयता या कोऑर्डिनेशन होता है। समन्वयता का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है, दो या दो से अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है और वह एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने तेज दौड़ना प्रारंभ किया, तो जब आप तेज दौड़ रहे हैं तो आपकी हृदय धड़कन बढ़ रही है, श्वसन दर बढ़ रही है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, उपापचय क्रिया बढ़ रही है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, पेशियां भी अधिक क्रिया से कार्य कर रही है। लेकिन जैसे ही 30 मिनट के बाद आप बैठते हैं तो आपकी सारी क्रियाएं धीरे 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 सामान्य अवस्था में आ जाती है। इसका मतलब अंगों में क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अब जो तंत्रिका तंत्र है ये हमारे शरीर में त्वरित समन्वय, तेजी से बिंदु टू बिंदु या पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, जबकि जो अंतःस्रावी तंत्र है ये हार्मोन के द्वारा रासायनिक समन्वय बनाए रखता है। तो बच्चों ये हम बात करेंगे कि जो तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण, बहुत बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहां सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा शरीर होता है, ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं और न्यूरॉन मिलकर ही तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहले तंत्रिकाएं न्यूरॉन कहाँ बने। तो बच्चों सबसे पहले जो तंत्रिकाएं बनी वो संघ सीलेंट्रेटा में बनी। आप जानते हैं सीलेंट्रेटा में हाइड्रा आता है, जेलीफिश ओरेलिया आता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले संघ सीलेंट्रेटा में बनी और हम बात करेंगे कि भाई इनमें सरल प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। जो न्यूरॉन होते हैं वो एक जाल के रूप में पाए जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सरल तंत्रिकीय जाल पाया जाता है जो पूरे शरीर में फैला होता है, विस्तृत प्रकार का होता है। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, यानी कि सरल जो तंत्रिकी संरचना होती है वह हाइड्रा में मिलती है। अब इनसे थोड़ा आगे बढ़े, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो भाई हम बात करें कीटों में थोड़ा सा अधिक व्यवस्थित प्रकार का तंत्रिका तंत्र मिलता है और ये बना होता है गुच्छक। ये बना होता है गुच्छक व अधर तंत्रिका, अधर तंत्रिका रज्जु से बना होता है। फिर हम बात करेंगे सबसे सुव्यवस्थित प्रकार का जो तंत्रिका तंत्र होता है ये बच्चों कशेरुकी में होता है। किस में होता है? कशेरुकी। और भाई कशेरुकी में ही सबसे जो व्यवस्थित होगा वो मनुष्य में होगा, हमारे अंदर होगा। अब हम बात करेंगे कि भाई ये न्यूरॉन, तो न्यूरॉन जो होता है हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में बांटेंगे, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है। हम बात करेंगे कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है बच्चों वह कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्तशासी तंत्रिका तंत्र से बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में हम कहेंगे कि भाई संवेदी तंत्रिका तंतु होते हैं, प्रेरक तंत्रिका तंतु होते हैं। संवेदी तंत्र का जो तंत्रिका तंतु होते हैं ये संवेदी अंगों से सूचना दे जाएंगे। जो प्रेरक तंत्रिका तंतु होते हैं ये हमारे सीएनएस से सूचनाओं को ले जाने का काम करेंगे। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। सॉरी बच्चों। तो हम बात करेंगे कि भाई जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसका कायिक तंत्रिका तंत्र
और स्वायत्त शासित तंत्रिका तंत्र। अब कायिक तंत्रिका तंत्र से सीएनएस से सूचनाएं कंकाल पेशियों में पहुंचती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कायिक तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाओं को कंकाल पेशियों में ले जाता है, जबकि जो स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र होता है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाओं को अनैच्छिक अंगों और चिकनी पेशियों में ले जाता है। ये एनसीईआरटी हिंदी के एनसीईआरटी में करेक्शन है, तो इसे आप ध्यान से सही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है इसमें कपाल तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं होती है, और स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र जो होता है वो अनुकंपी और परानुकंपी से मिलकर बना होता है। यानी स्वायत्त शासी है यह अनुकंपी परानुकंपी से मिलकर बना होता है, जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अनुकंपी हृदय धड़कन को बढ़ाते हैं, परानुकंपी हृदय धड़कन को कम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका की संरचना। तो न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। हम कहेंगे मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, लंबाई लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो हम बात करेंगे कि भाई मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अब न्यूरॉन जो होता है बच्चों उसके 3 भाग होते हैं। तो आप डायग्राम से समझिए, हम बात करेंगे कि न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है कोशिका काय सेल बॉडी, एक भाग होता है एक्सोन, और एक भाग होता है डेंड्राइट या द्रुमाशय। डेंड्राइट या द्रुमाशय होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका काय। तो आप बड़े ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो कोशिका काय है ये वाला भाग होता है, ठीक है। कोशिका काय जो होता है ये वाला भाग होता है, इसमें चारों ओर झिल्ली होती है, बड़ा भाग होता है, अग्रभाग होता है, अनियमित होता है, एक केंद्रक पाया जाता है, लगभग सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं, लेकिन सेंट्रियोल या तारक केंद्र नहीं पाया जाता है, इसलिए न्यूरॉन में विभाजन की क्षमता नहीं होती, ठीक है। यही कारण है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उसका मस्तिष्क का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो गया तो वो दोबारा नहीं बनेगा। हम बात करें न्यूरॉन में विभाजन की क्षमता नहीं होती क्योंकि उसमें सेंट्रियोल या तारक केंद्र नहीं होते। अब जो साइटोन होता है बच्चों उसमें नीसल कणिकाएं पाई जाती है। नीसल कणिकाएं खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका और राइबोसोम से बनी है और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। इसके बाद हम आते हैं डेंड्राइट। तो आपने देखा कि जो साइटोन है इससे धागे समान संरचना निकलती है। एक बात ये ध्यान रखेंगे कि जो साइटोन होता है इसके कई सारे नाम है, कोशिका काय, सेल बॉडी, सोमा, पेरिकेरियोन। पेरिकेरियोन PYQ क्वेश्चन भी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि भाई जो साइटोन से धागे समान संरचना, ये धागे समान संरचना है। तो ये जो धागे समान संरचना है इन्हीं का नाम है बच्चों द्रुमाशय या डेंड्राइट। कहां से निकलेंगे? भाई साइटोन से निकलेंगे। एक या अनेक हो सकते हैं, शाकित और अशाकित हो सकते हैं। और हम कहेंगे कि इनमें नीसल कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नीसल कणिकाएं जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। जो डेंड्राइट होते हैं ये वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। या मान लीजिए जैसे आपका फ्रेंड है, उसने आपको पिंच बोई। अब वो पिंच बोई तो आपको किससे पता लगेगा? डेंड्राइट से पता लगेगा, द्रुमाशय से पता लगेगा। तो हम कहेंगे कि भाई द्रुमाशय का हमारे जीवन में बड़ा रोल है, कई सारी चीजें हमें ये बताने में हेल्प करता है और साइटोन में भेजेगा। इसके बाद हम बात आते हैं एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। तो ये एक्सोन या तंत्रिकाक्ष ऐसे करिए आप, लंबा वो बेलनाकार होता है, इसके बाहर झिल्ली होती है जिसे एक्सोलेमा कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोलेमा। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि भाई जो एक्सोन होता है ये ऐसे लंबा और बेलनाकार होता है, इस पर जो झिल्ली होती है इसका नाम एक्सोलेमा। उपस्थित द्रव का नाम क्या है? एक्सोप्लाज्म। अब हम बात करेंगे कि माइलिन आच्छद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइलिन आच्छद होगा। जो माइलिन आच्छद होता है वह ग्लाइकोलिपिड का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव अणु से भी संबंधित है। अब हम बात करेंगे कि जो माइलिन आच्छद होता है ये माइलिन आच्छद है। ये माइलिन आच्छद कुछ स्थानों पर टूटा हुआ होता है। तो टूटे हुए स्थानों को क्या नाम देंगे? रेनवियर के नोड। क्या नाम देंगे? रेनवियर के नोड नाम देंगे, ठीक है। अब एक्सोन का जो अंतिम भाग होता है, जैसे ये अंतिम भाग है,
तो भाई अंतिम भाग में शाखाएं होती है, इनको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। और शाखा का जो अंतिम सिरा होता है वो घुंडी समान होगा, उसे बोलेंगे सिनेप्टिक घुंडी। सिनेप्टिक घुंडी, तो यहां आप डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये शाखाएं हैं, इसका नाम है एक्सोन टर्मिनल। और जो घुंडी समान संरचना है, इस घुंडी समान संरचना का नाम है सिनेप्टिक घुंडी। इसमें तंत्रिका प्रेषी पदार्थ या न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं जो सूचनाओं का संचरण करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि भाई न्यूरॉन के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें भाई संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर आप ध्यान से देखो कि भाई अध्रुवीय, अध्रुवीय, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय और कूट एक ध्रुवीय। तो भाई अध्रुवीय में केवल एक साइटोन होगा बच्चों, डायग्राम से देखो केवल एक साइटोन होता है और ये निम्न अकशेरुकी जीवों में पाया जाता है। एक ध्रुवीय की बात करें तो भाई एक साइटोन और एक एक्सोन होता है और ये पाया जाता है कशेरुकी की भ्रूणीय अवस्था में, एनसीईआरटी की लाइन है। बाइपोलर जो होता है, एक डेंड्राइट होगा, एक साइटोन होगा, एक एक्सोन होगा। अब जो बाइपोलर है ये कहां कहां पाए जाएंगे? रेटिना में, घ्राण उपकला में, स्वाद कलिका में। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई मल्टीपोलर। तो हमारे शरीर में मल्टीपोलर पाए जाते हैं। जो हमारा प्रमस्तिष्क वल्कुट है, मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क वल्कुट है, इस प्रमस्तिष्क वल्कुट में हम बात करेंगे कि मल्टीपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। और हम बात करेंगे कि सूडो यूनिपोलर। तो बच्चों सूडो यूनिपोलर में क्या होता है? एक साइटोन होता है, एक शाखा निकलती है, वो दो भागों में बढ़ गई, एक डेंड्राइट बनाती है और एक एक्सोन बनाती है। एक डेंड्राइट बनाएगी और एक एक्सोन बनाती है। अब कूट ध्रुवीय जो होते हैं ये मेरुरज्जु के पृष्ठीय गुच्छक में पाए जाते हैं और ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं कि भाई कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: संवेदी न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। जो संवेदी न्यूरॉन है इनको सेंसरी एफेरेंट कहेंगे। संवेदी अंग से सूचनाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाएंगे। प्रेरक न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जो है वह सीएनएस से सूचनाएं प्रभावी अंग में पहुंचाएंगे। और इंटर न्यूरॉन का मतलब है कि जो संवेदी न्यूरॉन से सूचनाओं को प्रेरक न्यूरॉन में पहुंचाते हैं और ये मेरुरज्जु के ग्रे मैटर या धूसर द्रव में पाए जाते हैं। मेरुरज्जु के ग्रे मैटर या धूसर द्रव में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें माइलिन आच्छद के आधार पर। अब माइलिन आच्छद के आधार पर दो प्रकार के हो गए, मेडुलरी और नॉन मेडुलरी। मेडुलरी की बात करें तो हम बात करें भाई इनमें माइलिन आच्छद होता है। मेडुलरी की बात करें तो इनमें माइलिन आच्छद होता है। और जो मेडुलरी न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क के व्हाइट मैटर श्वेत द्रव में पाए जाते हैं। और नॉन मेडुलरी में नाम से क्लियर है कि माइलिन आच्छद नहीं होता है, ये हमारे मस्तिष्क के ग्रे मैटर या धूसर द्रव में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई तंत्रिका आवेग का संचरण। अब तंत्रिका आवेग का मतलब है सूचनाएं रसायनों को फॉर्म में संचरित होती है, आयन के फॉर्म में संचरित होती है। और तंत्रिका आवेग का जो संचरण होता है बच्चों एक्सोन पर होता है। आप सभी जानते हैं कि एक्सोन लंबा व बेलनाकार होगा। तो हम बात करेंगे कि एक्सोन को तंत्रिकाक्ष भी बोलते हैं और उसकी झिल्ली होगी, इसका नाम है एक्सोलेमा। जो बच्चों उसमें द्रव होगा उसका नाम है एक्सोप्लाज्म। क्या नाम है? एक्सोप्लाज्म। और एक्सोलेमा पर आयन चैनल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयन चैनल। तो हम बात करेंगे कि भाई एक्सोलेमा पर आयन चैनल पाए जाते हैं। आयन चैनल दो प्रकार के, एक लीकी चैनल, एक वोल्टेज गेटेड चैनल। तो हम बात करेंगे कि जो आयन चैनल है वो दो प्रकार के होते हैं। एक लीकी चैनल मतलब रिसाव चैनल। लीकी चैनल हमेशा खुले रहते हैं, भगवान के दरवाजे की तरह 24/7 खुले रहेंगे, कभी भी आइए कभी भी जाइए। तो वो रिसाव चैनल या लीकी चैनल हो। और वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, ये बंद रहते हैं। भाई इंसान के दरवाजे हैं, सामान्यतः बंद रहेंगे, कोई मेहमान आएगा, घर का सदस्य आएगा तभी ओपन होंगे।
तो भाई आपको याद रखना है कि एक्सोलेमा में आयन चैनल होते हैं। आयन चैनल के दो प्रकार हैं, एक रिसाव चैनल हो गया और एक वोल्टेज गेटेड चैनल हो गया, जो सामान्यतः बंद रहते हैं। अब हम बात करेंगे जो तंत्रिका आवेग का संचरण होता है उसमें निम्न अवस्थाएं होती है। सबसे पहले हम बात करें ध्रुवण अवस्था या पोलराइजेशन या विराम कला विभव, या हम नाम देंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसे नाम देंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि जब तंत्रिका आवेग संचरित नहीं हो रहा है, तंत्रिका आवेग संचरित नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो एक्सोलेमा है, ये यहां पर एक्सोलेमा है और ये यहां पर एक्सोलेमा है, तो एक्सोलेमा के बाहर धन आवेश होता है। धन आवेश किसकी वजह से होगा? सोडियम की वजह से। अब एक्सोप्लाज्म में हम बात करेंगे कि भाई K+ आयन भी होते हैं, क्लोराइड आयन भी होते हैं, ऋणात्मक आवेश प्रोटीन। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर ऋणात्मक आवेश प्रोटीन होती है। तो जो ऋणात्मक आवेश प्रोटीन होती है, इसकी वजह से एक्सोलेमा के भीतर नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर सोडियम है, तो एक्सोलेमा के बाहर हम कहेंगे कि भाई पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब एक्सोलेमा के बाहर धन आवेश और भीतर ऋण आवेश होगा तो इसे नाम देंगे ध्रुवण अवस्था, ठीक है, पोलराइज अवस्था। और इस समय हम बात करेंगे कि जो विभव का मान होता है वो -70 मिलीवोल्ट होगा। कितना होगा? -70 मिलीवोल्ट। अब हम बात करेंगे यहां पर कि भाई सोडियम गेटेड चैनल बंद रहते हैं, पोटेशियम गेटेड चैनल बंद रहेंगे, ठीक है, सोडियम गेटेड चैनल बंद रहेंगे, पोटेशियम गेटेड चैनल बंद रहेंगे, लेकिन रिसाव चैनल ओपन रहते हैं। जब रिसाव चैनल ओपन होते हैं तो बच्चों याद रखेंगे सोडियम अंदर आएगा तो भाई सोडियम को बाहर निकालना जरूरी है। तो इसके लिए एक पंप काम करेगा जिसे नाम देंगे सोडियम पोटेशियम पंप। तो इस पंप में 1 ATP खर्च होता है और 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, तो ये ध्रुवण अवस्था में काम करेगा। इसे आप नोकिया से भी याद रख सकते हैं कि भाई सोडियम आउट पोटेशियम इन, 1 ATP खर्च होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर 1 ATP खर्च होगा, सोडियम आउट पोटेशियम इन और 1 ATP खर्च होगा। और हम बात करेंगे कि भाई ध्रुवण अवस्था बनी रहेगी जिसमें बाहर की तरफ धनावेश और भीतर की तरफ ऋण आवेश। अब हम बात करते हैं कि जब इस पर तंत्रिका आवेग आ गया तो तंत्रिका आवेग अगली अवस्था का हम नाम देंगे विध्रुवण, डीपोलराइजेशन, सक्रिय विभव, एक्शन पोटेंशियल नाम देंगे। तो बच्चों जब इस एक्सोन पर तंत्रिका आवेग आएगा तो एक्सोलेमा की पारगम्यता परिवर्तित होगी और पारगम्यता के साथ साथ आपको याद रखना है कि भाई सोडियम गेटेड चैनल खुल गए, सोडियम गेटेड चैनल खुल गए। तो सोडियम गेटेड चैनल खुल गए तो अंदर क्या आ गया? सोडियम। और बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि सोडियम के अंदर आने से भीतर की तरफ कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। भीतर की तरफ कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। और बाहर की तरफ कैसा हो गया? बाहर की तरफ नेगेटिव हो गया। तो इसे नाम देंगे विध्रुवण अवस्था। और इस समय जो विभव का मान होगा +30 से +45 मिलीवोल्ट होगा। और इस समय एक्सोलेमा पर तंत्रिका आवेग जा रहा है बच्चों। जब तंत्रिका आवेग चला गया तो हम बात करेंगे कि भाई जब तंत्रिका आवेग चला गया तो उसके बाद होगा पुनः ध्रुवण, यानी कि बाहर की तरफ धनावेश, भीतर की तरफ ऋण आवेश। तो पुनः ध्रुवण अवस्था में आप याद रखेंगे कि पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो गए। जब पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो गए तो पोटेशियम बाहर आ गया। पोटेशियम बाहर आने से बाहर की तरफ धनावेश और भीतर कैसा हो गया? ऋण आवेश। और इसका जो मान है वो -70 मिलीवोल्ट हो गया। अब यहां एक बात याद रखेंगे कि भाई K+ गेटेड चैनल थोड़ा लंबे समय ओपन हो जाता तो चार्ज -90 हो जाता, तो इसे बोलते हैं अति ध्रुवण। इसे क्या बोलते हैं? अति ध्रुवण। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास एक डायग्राम है, वही तंत्रिका एक्सोन है, हमने इसको डिवाइड कर दिया A B C D। हम कहेंगे कि भाई पहले बाहर धन आवेश था,
ए पर भी बाहर धनावेश था। अब हम यहां कहेंगे कि भाई ए पर तंत्रिका आवेग आया तो भीतर की तरफ कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। भीतर की तरफ कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, और बाहर नेगेटिव। अब हमें तंत्रिका आवेग को ए से बी, बी से सी, सी से डी पे पहुंचाना है। ये एनसीईआरटी का पूरा लाइन टू लाइन है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई एक्सोलेमा के भीतर जो विद्युत धारा जाएगी वह ए से बी की तरफ जाएगी, ए से बी की तरफ। तो एक्सोलेमा के भीतर की तरफ जो विद्युत धारा जाएगी वह ए से बी की तरफ जाएगी, और बाहर की तरफ जो विद्युत धारा जाएगी वो कहां से, बी से ए की तरफ। तो बाहर की तरफ जो विद्युत धारा जाएगी वो बी से ए की तरफ। तो यहां पॉजिटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी याद रखेंगे एक्सोलेमा के भीतर ए से बी, एक्सोलेमा के बाहर बी से ए। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया, विद्युत परिपथ बन गया। तो भाई तंत्रिका आवेग बी पर आ जाएगा, बी से सी पर चला जाएगा, सी से डी पे चला जाएगा। इस तरह से तंत्रिका आवेग का संचरण होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये एनसीईआरटी का डायग्राम। तो आप देखो कि यहां पर वही ए वाली सिचुएशन है कि भीतर धन आवेश हो गया और बाहर ऋण आवेश। अब ए से बी पर भेजना है तो हम बात करेंगे एक्सोलेमा के भीतर पॉजिटिव से नेगेटिव और बाहर की तरफ बी से ए। तो भीतर की तरफ तो ए से बी और बाहर की तरफ बी से ए, बाहर की तरफ बी से ए। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं कि भाई इस तरह से संचरण होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सिनेप्स। तो सिनेप्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान के चलिए कि आपके पास दो न्यूरॉन है, इनके बीच में जो संबंध पाए जाएंगे उन्हें हम सिनेप्स कहेंगे। तो सिनेप्स में हमारे पास जो पहला न्यूरॉन है इसका नाम है पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो बाद वाला है उसका नाम है पश्चिम सिनेप्टिक न्यूरॉन, और उसके बीच में जो अवकाश है उसका नाम है सिनेप्टिक विदर या दरार, सिनेप्टिक विदर या दरार। अब हम बात करेंगे कि भाई सिनेप्स बन गया, अब उसमें दो तरह से संचरण होगा, एक रासायनिक संचरण और एक विद्युत संचरण। तो रासायनिक संचरण कैसे होगा बच्चों, यहां पर ये डायग्राम से ही समझिए कि हमारे पास दो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन नंबर 1 हो गया, ये न्यूरॉन नंबर 2 होगा, और इनके बीच जो संबंध बनेगा उसे ही हम क्या नाम देंगे, सिनेप्स नाम देंगे। अब पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन में ये यहां पर सिनेप्टिक घुंडी है और भीतर सिनेप्टिक आशय होंगे। इन आशय में क्या भरा है, एसिटाइल कोलिन। क्या भरा हुआ है, एसिटाइल कोलिन भरा हुआ है। जो एसिटाइल कोलिन है ये सूचनाओं को संचित करेगा, सूचनाओं को संचित करेगा। तो हम देखते हैं कि यहां पर ये जो सिनेप्टिक आशय है वह, अब आप ऐसे मान लीजिए कि कैसे सूचनाएं बढ़ेगी। सबसे पहले हमारे सीएनएस से सूचनाएं पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन, तो सीएनएस से आवेग पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सोन पर आ गई, फिर सिनेप्टिक नोब पर आएंगे, फिर नोब की पारगम्यता बढ़ेगी, और सिनेप्टिक वेसिकल से एसिटाइल कोलिन को आपको कहां पहुंचाना है, दरार में पहुंचाना है। यहां से एसिटाइल कोलिन को आपने दरार में पहुंचा दिया। भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाएं प्रेरक न्यूरॉन के एक्सोन पर पहुंची, एक्सोन के बाद सिनेप्टिक घुंडी पर पहुंची, और सिनेप्टिक घुंडी जो है उसके भीतर सिनेप्टिक आशय है, इनके भीतर क्या है, एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन को आपको दरार में पहुंचाना है। एसिटाइल कोलिन को कहां पहुंचाना है, दरार में पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है, दरार में। अब ये हमारा पश्चिम सिनेप्टिक न्यूरॉन है, पश्चिम सिनेप्टिक न्यूरॉन है। तो पश्चिम सिनेप्टिक न्यूरॉन के इस पर ग्राही पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एसिटाइल कोलिन है वह ग्राही से जुड़ेगा और ग्राही से जुड़ते ही पश्चिम सिनेप्टिक न्यूरॉन पर सक्रिय विभव उत्पन्न हो गया और सूचनाएं संचरित हो गई। तो यहां बहुत ही सिंपल वे से कि भाई हम बात करें पश्चिम सिनेप्टिक न्यूरॉन के ग्राही से जुड़ा, सक्रिय विभव उत्पन्न हुआ, और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, सक्रिय विभव उत्पन्न होते ही सोडियम चैनल खुल गए। क्या खुल गई, सोडियम चैनल, और सूचनाएं पश्चिम सिनेप्टिक न्यूरॉन पर चली गई। इस तरह से सूचनाओं का संचरण हुआ। तो इसे हम नाम देंगे रासायनिक संचरण, रासायनिक सिनेप्स। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, एक डायग्राम आप ये देख सकते हैं, ये भी डायग्राम है।
ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आप सीखेंगे कि भाई जब यहाँ पर तंत्रिका आवेग आता है तो हम बात करेंगे कि भाई एसिटाइल कोलिन को बाहर निकालना है। अब हम बात करेंगे कि जो तंत्रिका प्रेषी पदार्थ होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तेजक और एक संदमक। जो उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इसमें एसिटाइल कोलिन होता है, हम बात करें एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन होगा, ग्लूटामेट भी होता है, और संदमक में डोपामीन, सीरोटोनिन, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड और ग्लाइसिन होता है। तो तंत्रिका प्रेषी पदार्थ भी दो तरह के हैं, एक उत्तेजक और एक संदमक। उत्तेजक के एग्जाम्पल याद रखने हैं और संदमक के एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट हम बात करें भाई विद्युत संचरण। तो विद्युत संचरण में आप याद रखेंगे कि भाई ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। विद्युत संचरण फास्ट होते हैं, तेज होते हैं, इनमें दरार नहीं होती है। इनमें क्या पाए जाते हैं? आयन चैनल पाए जाते हैं, और ये हमारे शरीर में रेयर या दुर्लभ अवस्था में मिलते हैं। तो भाई आपने वही पढ़ा, यहाँ ध्रुवण अवस्था होगी, फिर विध्रुवण अवस्था होगी, वही सेम उसी तरह से याद रखेंगे जैसे तंत्रिका आवेग का संचरण होगा। और आयन जो है वह आयन चैनल के द्वारा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन पर चले जाएंगे और सूचनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर पहुंच जाएगी। तो ये टॉपिक आपको वैसे ही समझना है जैसे आपने तंत्रिका आवेग का संचरण समझा है, सेम वैसे। बस तीन बातें याद रखेंगे कि भाई ये हमारे शरीर में बहुत रेयर या दुर्लभ होते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं, बहुत तेज होते हैं, और इनमें सिनेप्टिक विदर या दरार नहीं पाई जाती है। इनमें क्या पाए जाते हैं? आयन चैनल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयन चैनल। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो मनुष्य का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, भाई आप देखेंगे हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बना है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें मस्तिष्क को ही ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, तो आप मस्तिष्क की संरचना पढ़ेंगे, काफ़ी ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लाइन टू लाइन पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मस्तिष्क का एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाते हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखो कि ये मस्तिष्क का एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो बच्चों आप जानते हैं कि अगर हम मस्तिष्क की बात करें, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब यहाँ बिल्कुल इसको स्टार्टिंग से आप ध्यान से समझिए कि जो हमारा मस्तिष्क होता है ये बच्चों एक्टोडर्म का बना होता है। किसका बना होता है? एक्टोडर्म का। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो मस्तिष्क है ये एक्टोडर्म का बना होता है। ये हमारे शरीर में कमांड एंड कंट्रोल का पूरा काम करता है। हम बात करें इसे डायरेक्टर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्टर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। हम कहीं मतलब इसमें आप ऐसे याद रखिए कि ये अखरोट जैसा दिखता है। अगर आपको मस्तिष्क समझना है तो आप ये मान के चलिए कि अखरोट जैसा, मतलब इसकी बाहर की सरफेस इस तरह से ऐसे होती है। तो भाई ये अखरोट जैसा होता है। कैसा होता है? अखरोट जैसा। हम बात करें मेल में इसका भार 1400 ग्राम होता है और फीमेल में इसका भार 1250 ग्राम होता है। तो आप कमेंट करके ये रिप्लाई करेंगे कि भाई ऐसा जो डिफरेंस है, ऐसा अंतर है, वो क्यों है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियां पाई जाती है, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि मस्तिष्क के बाहर 3 झिल्लियां होती है, एक ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। तो मस्तिष्क के बाहर 3 झिल्लियां होती है, ड्यूरामेटर होती है, अरेक्नोइड होती है और पायामेटर होती है। तो एक सिंपल डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ब्रेन के मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्लियों को मस्तिष्क झिल्लियां कहते हैं। अब जो मस्तिष्क झिल्लियां हैं कि भाई हमारे पास हम बात करें सबसे पहले स्किन, उसके नीचे क्रेनियम होता है और क्रेनियम के नीचे बच्चों ड्यूरामेटर होती है। क्या होती है? ड्यूरामेटर। और ड्यूरामेटर के नीचे अरेक्नोइड होता है, अरेक्नोइड के नीचे पायामेटर होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि भाई धोनी आज पेप्सी पिएगा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते। तो ड्यूरामेटर के नीचे अरेक्नोइड, अरेक्नोइड के नीचे पायामेटर। तो ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड में, ठीक है, ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड में जो द्रव भरा होता है इसे बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस या सब ड्यूरल अवकाश। मतलब स्पेस का नाम है कि भाई ड्यूरामेटर अरेक्नोइड के बीच में जो अवकाश है उसका नाम है
सब ड्यूरल स्पेस। और अरेक्नोइड और पायामेटर, ठीक है, आप ध्यान से देखो कि जो अरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में जो अवकाश है उसका नाम है सब अरेक्नोइड स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस। तो हम बात करें भाई सबसे पहले ड्यूरामेटर, मोटी परतें, बाहरी परतें, सफेद तंतु में संयोजित ऊतक की बनी होती है और इसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। जो मध्य परत है इसका नाम है अरेक्नोइड, मध्य परत। ये पतला स्तर होता है, असमनीय होता है, अवेस्कुलर होता है, ठीक है। हम बात करें पायामेटर, ये भीतरी परत है। जो पायामेटर है भीतरी परत है, पतली परत है और इसमें वेस्कुलर होती है, रक्त वाहिनियों का, रक्त केशिकाओं का जाल होता है, मतलब अत्यधिक समनीय प्रकार के। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई दो अवकाश होते हैं, एक सब ड्यूरल स्पेस और एक सब अरेक्नोइड। तो सब ड्यूरल जो अवकाश है वह ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के बीच में होते हैं, ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के बीच में होते हैं। और सब अरेक्नोइड जो हैं वह अरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में होते हैं। तो यहाँ जो अरेक्नोइड पायामेटर के बीच में अवकाश होता है इसमें प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है, जो एक तरह से आप याद रखिए कि हमारे मस्तिष्क के पोषक पदार्थों या ले जाने का, पोषक पदार्थों को प्रदान करने का कार्य करता है। तो भाई आपने देखा कि भाई हमारे मस्तिष्क के बाहर तीन झिल्लियां होती हैं, एक ड्यूरामेटर होता है, एक अरेक्नोइड होता है और एक पायामेटर होता है। ये भी एनसीईआरटी का टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई मस्तिष्क की संरचना को हम तीन भागों में बांटेंगे, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को प्रोसेनसिफेलॉन, मध्य मस्तिष्क को मीजेनसिफेलॉन और पश्चिम मस्तिष्क को रोम्बेनसिफेलॉन कहेंगे। जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके तीन भाग पढ़ेंगे आप अकॉर्डिंग एनसीईआरटी। हम बात करें प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में आप चार पिंड पढ़ेंगे जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहेंगे और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रूरा सेरेब्राई पढ़ेंगे। हम बात करें पश्चिम मस्तिष्क में, हम बात करेंगे कि भाई पश्चिम मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं, पॉन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला। पॉन्स वेरुलाई होता है, अनुमस्तिष्क होता है, मेडुला होता है। तो सबसे पहले हम बात करें अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क बच्चों जो होता है, हम बात करेंगे कि भाई ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग। अगर हम एनसीईआरटी की डायग्राम में इसको दिखाते हैं, जैसे एक डायग्राम ये मेरा बनाया हुआ है, तो ये यहां पर अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क भाग, सबसे बड़ा भाग। और आप इसे एनसीईआरटी के डायग्राम में देखना चाहते हैं तो ये एनसीईआरटी के डायग्राम में होगा, ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम में होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई जो अग्र मस्तिष्क होता है, ये अग्र मस्तिष्क में बड़ा भाग होता है। इसमें तीन भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम बात करें प्रमस्तिष्क। तो भाई स्तनधारियों में एक तो मनुष्य, एक डॉल्फिन है, इनका प्रमस्तिष्क काफी बड़ा होता है। जिनका प्रमस्तिष्क बड़ा होता है, जिनमें उबार व गर्त होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे मनुष्य बहुत इंटेलिजेंट है, आप बहुत इंटेलिजेंट है। अब हम बात करेंगे कि भाई प्रमस्तिष्क जो होता है, ये प्रमस्तिष्क हम बात करेंगे कि भाई अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अब अगर हम यहां पर इसको एक डायग्राम से समझाएं तो ये हमारा प्रमस्तिष्क, ये हमारा क्या है, प्रमस्तिष्क। अब जो प्रमस्तिष्क होता है ये एक लंबवत खांच के द्वारा दो भागों में विभाजित है, एक लंबवत खांच के द्वारा दो भागों में विभाजित। तो इन्हें हम नाम देंगे कि भाई दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं। तो आप देखो यहां पर कि दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध हैं और दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध एक अनुप्रस्थ पट्टी, इस अनुप्रस्थ पट्टी का नाम है कॉर्पस कैलोसम, एनसीईआरटी की लाइन है। और ये स्तनधारियों की विशेषता होती है कि उनमें कॉर्पस कैलोसम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कॉर्पस कैलोसम पाया जाता है। तो हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रमस्तिष्क होता है ये लंबवत खांच के द्वारा दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभाजित होगा और दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध एक अनुप्रस्थ पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं जिसे कॉर्पस कैलोसम कहेंगे। और कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो स्तनधारियों की विशेषता होती है। अब प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्ध में हम बात करेंगे कि भाई प्रमस्तिष्क गोलार्ध में चार पिंड होते हैं। कितने पिंड होते हैं, चार। एक होता है फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। ये आपने बोन में भी पढ़े। अब फ्रंटल लोब क्रिएटिव आइडिया,
मेमोरी हो गया, रीजनिंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, बौद्धिक स्तर हो गया, सोचना समझना हो गया। तो ये जो फ्रंटल लोब है ये हमारे क्रिएटिव आइडिया के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? क्रिएटिव आइडिया। इसके बाद पैराइटल लोब टच, हीट, कोल्ड, पेन इसके लिए जिम्मेदार है, भाई सर्दी, गर्मी, बारिश। जो टेम्पोरल लोब है ये साउंड और स्मेल। मान लीजिए क्लास में हम बात करें एकदम तेज आवाज आई तो ये हमारा टेम्पोरल लोब ग्रहण करेगा। या दिवाली का टाइम चल रहा था, मान लीजिए मोहल्ले में किसी ने सूतली बम चला दिया तो उसकी जो आवाज हमें सुनाई देगी वो टेम्पोरल लोब से, साउंड और स्मेल। हम बात करें ओसिपिटल लोब, ये हमारे लाइट के लिए, विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के लिए, दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि भाई जो मस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क का बाहरी भाग, ठीक है, प्रमस्तिष्क का बाहरी भाग प्रमस्तिष्क वल्कुट कहलाता है। अब इस प्रमस्तिष्क वल्कुट में आपको ये याद रखना है कि ये ग्रे मैटर से बना होता है, डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, ग्रे मैटर होता है, धूसर द्रव। और हम बात करेंगे कि प्रमस्तिष्क वल्कुट में 3 क्षेत्र होते हैं, संवेदी क्षेत्र, प्रेरक क्षेत्र, सहभागी क्षेत्र। यहां से पीवाईक्यू क्वेश्चन आया हुआ है। संवेदी क्षेत्र जो होते हैं संवेदी सूचनाओं के लिए होते हैं, प्रेरक क्षेत्र प्रेरक सूचनाओं के लिए या उनको ग्रहण करेंगे, सहभागी क्षेत्र न तो संवेदी होगा न प्रेरक होगा, विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। और ये हमारे शरीर में मेमोरी, स्मरण, संपर्क या कम्युनिकेशन, और हम बात करें आंतर संवेदी सहभागिता, इसमें कार्य करता है। तो इसके इंपॉर्टेंट कार्य हैं बच्चों, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है। तो प्रमस्तिष्क वल्कुट पर 3 क्षेत्र होते हैं, संवेदी क्षेत्र, प्रेरक क्षेत्र और सहभागिता क्षेत्र, सहभागिता क्षेत्र। अब हम बात करेंगे कि भाई जैसे हमने कहा कि भाई प्रमस्तिष्क वल्कुट में ग्रे मैटर होता है, तो इसका रीजन क्या है? नॉन माइलिन आच्छादित न्यूरॉन। अब उनका जो साइटोन होता है वो सांद्रित होकर दूसर रंग को दर्शाता है। जो दूसर द्रव होता है उसके नीचे यहां पर श्वेत द्रव, व्हाइट मैटर पैदा होता है। अब हम बात करेंगे कि भाई यहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि जो प्रमस्तिष्क वल्कुट है या प्रमस्तिष्क पर इस तरह से उभार व गर्त होते हैं। जो छोटे उभार होते हैं उनको नाम देंगे गायराई। क्या नाम देंगे बच्चों? गायराई। और जो गर्त होते हैं इन गर्त को नाम देते हैं सल्काई। गर्त को क्या नाम देते हैं? सल्काई। तो भाई आप ध्यान से देखो यहाँ डायग्राम में, इस डायग्राम को भी आप समझ लीजिए कि जो उभार है इनका नाम है गायराई, जो गर्त है इनका नाम है सल्काई। गर्त का नाम क्या है? सल्काई। और ये प्रमस्तिष्क के मारा, और ये जो अनुप्रस्थ पट्टी है इस अनुप्रस्थ पट्टी का नाम है कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम है बच्चों? कॉर्पस कैलोसम नाम, ठीक है। और यहां पर अभी थोड़ी देर बाद आप मध्य मस्तिष्क पढ़ेंगे। अब हम आते हैं कि भाई जो हमारा, जैसे यहां ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये एको डायग्राम देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं एको डायग्राम, जैसे कॉर्पस कैलोसम। तो ये कॉर्पस, मतलब इतने सारे डायग्राम देख लो कि आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो भाई कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलेमस। तो हम बात करेंगे कि यहां एक मिनट यही समझ लीजिए आप कि यहां जो ये थैलेमस होता है इसको प्रमस्तिष्क चारों ओर से घेरे होता है। थैलेमस छोटा भाग होता है, उसको प्रमस्तिष्क चारों तरफ से घिरा होता है। थैलेमस जो होता है वह हम बात करेंगे रिले सेंटर की तरह से काम करेगा, ठीक है। संवेदी संकेत और प्रेरक संकेत इनको आपस में भेजने का कार्य करता है। जो थैलेमस होता है वह रिले सेंटर की तरह काम करेगा। आप तो एक सबसे बड़े याद रखो, प्रसारण केंद्र या रिले सेंटर की तरह कार्य करता है। और आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई ये एनसीईआरटी की लाइन, किसकी लाइन है? एनसीईआरटी। इसके बाद हम आते हैं कि भाई हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस के आधार पर क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन होते हैं जिन्हें नाम देंगे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। क्या नाम देंगे? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। और इन्हें तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी बोलते हैं बच्चों।
क्या बोलते हैं, तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं। अब हम बात करेंगे कि अगर बाय द वे हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन के साइटोन है अगर वह जुड़ जाएंगे, उनका समूह बनेगा तो उससे बनेंगे न्यूक्लियाई, और इन न्यूक्लियाई से हार्मोन स्त्रावित होते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं है बच्चों, ये न्यूरो हार्मोन है। क्या है, न्यूरो हार्मोन। अब जो हाइपोथैलेमस होता है इस पर कई सारे सेंटर होते हैं। हम बात करें ड्रिंकिंग सेंटर, फीडिंग सेंटर, स्लीपिंग सेंटर, अवेकिंग सेंटर, फाइटिंग सेंटर, लविंग सेंटर। तो आपको याद रखना है कि भाई हाइपोथैलेमस पर बहुत सारे, जैसे मान लीजिए मुझे प्यास लगी तो मेरा ड्रिंकिंग सेंटर उद्दीपित हो, मान लीजिए भूख लग रही है तो फीडिंग सेंटर उद्दीपित हो, फाइटिंग सेंटर होता है। कई बार देखा होगा क्लास में बच्चे लड़ने झगड़ना शुरू कर देते हैं तो वह फाइटिंग सेंटर उद्दीपित हो गया भाई। हम बात करें स्लीपिंग सेंटर उद्दीपित हो गया, नींद आने लगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई हाइपोथैलेमस के क्या क्या कार्य हैं। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे व्यवहार और इमोशन को बनाए रखता है, एंडोक्राइन ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, ताप नियमन का कार्य करेगा, थर्मो रेगुलेशन, स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र के नियमन में भी हेल्प करता है, और जैविक घड़ी तंत्र की तरह कार्य करता है रूटीन के बनाए रखने में। आप याद रख सकते हैं बेताब, कैसे याद रखेंगे, बेताब से याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है, ये मध्य मस्तिष्क की बात करें बच्चों तो छोटा भाग होता है, आपने डायग्राम में देखा, और इसमें 4 पिंड होते हैं। तो इस तरह से 4 पिंड, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ। तो 4 पिंड होते हैं बच्चों, इन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो 4 पिंड होते हैं। आप बहुत ध्यान से समझिए कि यहां पर ये जो छोटा सा भाग है, ये वाला जो भाग है, ये मध्य मस्तिष्क होता है। और मध्य मस्तिष्क में आप याद रखेंगे कि भाई 4 छोटे पिंड होते हैं, इन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहेंगे। ऊपर के 2 जो पिंड है, अगर आप याद रखना चाहें, सुपर कोलिकुलाई, ये दृष्टि विजन के लिए जिम्मेदार है। नीचे के जो 2 हैं वह श्रवण के लिए, ऑडिटरी के लिए उत्तरदायी, ऑडिटरी के लिए उत्तरदायी। अब हम बात करेंगे कि भाई जो मध्य मस्तिष्क होता है इसमें प्रमस्तिष्क तरल नलिका निकलती है, प्रमस्तिष्क तरल नलिका निकलती है। आप ऐसा बोल सकते हैं अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से एक तरह से जोड़ती है। तो प्रमस्तिष्क तरल नलिका का नाम है सेरेब्रल एक्वेडक्ट, या इसे सिल्वियस डक्ट भी कहते हैं, इसे सिल्वियस डक्ट भी कहेंगे। ये प्रमस्तिष्क मेरु द्रव को ले जाने का काम करेगी। नेक्स्ट हम आते हैं कि भाई यहां पर एक बात और याद रखेंगे मध्य मस्तिष्क में कि अदर भाग में 2 लंबवत रज्जु पाए जाते हैं जिन्हें क्रूरा सेरेब्राई कहते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तो बस पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पॉन्स, सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क और मेडुला। तो पॉन्स ऑलरेडी आपने श्वसन में पढ़ा हुआ है, इसे बोलते हैं पॉन्स वेरोलाई। ये रेशेनुमा भाग होता है। कैसा भाग होता है, रेशेनुमा। तो यहां पर हम बात करेंगे कि रेशेनुमा भाग होता है जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मतलब इसमें लंबवत रेशे भी होते हैं और अनुप्रस्थ रेशे भी होते हैं, ठीक है। और आपने एक और टॉपिक पढ़ा कि इस पर न्यूमोटेक्सिस सेंटर क्या पाया जाता है, न्यूमोटेक्सिस सेंटर पाया जाता है। जो न्यूमोटेक्सिस सेंटर होता है वह अंतः श्वसन की दर को घटाता है, कम करता है। नेक्स्ट हम बात करें अनुमस्तिष्क। जो अनुमस्तिष्क होता है हमारे शरीर का, यह भी इंपॉर्टेंट बात है, सामान्य भाषा में इसे आप छोटा मगज कह सकते हैं, ठीक है, अगर आपने एक मूवी देखी हो। अब हम बात करेंगे कि इसकी सतह भी फोल्डेड या विलगित होती है, जिससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन आ सके। तो इसकी जो सतह होती है वो इस तरह से फोल्डेड होती है, विलगित होती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन आ सके, ठीक है। ये जो सेरेबेलम होता है ये हमारे शरीर में बॉडी पोस्चर, आप बैठे हुए हैं तो आप जो बैठे हुए हैं इसको बनाए रखने में किसका रोल होता है, कि भाई हम बात करें अनुमस्तिष्क का रोल होता है। और हम बात करें हमारी कंकाल पेशियों के नियमन में भी सहायता करता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अल्कोहल पी लिया तो उसका जो अनुमस्तिष्क है वो कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाएगा और वह अपने चलने पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा, वह टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। कैसा चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई मेडुला।
तो आप ध्यान से देखो कि यहां पर ये वाला भाग मेडुला है और इसी से क्या बनेगी, फिर मेरुरज्जु बनेगी। ये वाला भाग पोन्स से और ये वाला भाग क्या है, अनुमस्तिष्क। क्या है, अनुमस्तिष्क। तो हम बात करेंगे कि जो मेडुला है इसका अग्रभाग चौड़ा और पश्च भाग सकरा होता है, और जो मेडुला होता है इस मेडुला में कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर, वमन केंद्र पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर और वॉमिटिंग सेंटर या वमन केंद्र पाया जाता है, ठीक है। या ये एनसीईआरटी की लाइन भी याद रखेंगे कि भाई मेडुला पाचक रसों के नियंत्रण, श्वसन, हृदय परिवर्तन, प्रतिवर्त का नियंत्रण करता है। तो बच्चों ये याद रखेंगे कि भाई ये पाचक रसों के नियंत्रण में, श्वसन और हृदय परिसंचरण, प्रतिवर्त का नियंत्रण करता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे कि भाई मस्तिष्क स्तंभ, मस्तिष्क स्तंभ जो होता है, हम बात करें मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, तो आप यहां इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स और यहां मेडुला, ये एक अक्ष में होते हैं। एक अक्ष में होने की वजह से क्या बनाते हैं, आपको याद रखना है, मस्तिष्क स्तंभ बनाते हैं। इसके बाद एक लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। जो लिम्बिक तंत्र होता है, हम कहेंगे कि भाई किस किस से मिलकर बना होता है, तो जो लिम्बिक तंत्र है बच्चों, ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध का भीतरी भाग और एक बादाम जैसा होता है एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस। ये एमिगडेला जो होता है बादाम जैसा होगा और हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़े जैसा। तो हम बात करेंगे कि लिम्बिक तंत्र, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का भीतरी भाग, एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस, इन तीनों से मिलकर लिम्बिक तंत्र बना होता है। क्या बना होता है, लिम्बिक तंत्र बना होता है। अब जो लिम्बिक तंत्र होता है, ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर हमारे शरीर में भावनाएं हैं, लैंगिक व्यवहार है, उत्तेजना है, खुशी है, भय है, डर है, इन सब के नियमन में क्या करता है बच्चों, सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई मेरुरज्जु। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेडुला हो, इस मेडुला का जो भाग होता है वह ओसिपिटल बोन के फोरामन मैग्नम से निकलकर किसका निर्माण करेगा, मेरुरज्जु। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज आप रखेंगे। और मेरुरज्जु की जो लंबाई होती है वो 45 सेंटीमीटर, भार लगभग 35 ग्राम के आसपास होता है। तो ज्यादा याद नहीं रखेंगे मेरुरज्जु में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और एक स्वायत्त शासी, स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र, और यहां पर हम नाम देंगे परिधीय तंत्रिका, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो भाई परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। इनके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया। तो इस सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।